So welcome students. In case of biological classification, that is the unit we are started from the 11th syllabus. In case of this particular unit, इससे पहले जो है हमने स्टडी किया था सिस्टमैटिक्स क्या है, फिर हमने स्टडी किया था क्लासिफिकेशन सिस्टम्स क्या है, जो एक जनरलाइज्ड सिस्टम्स है जिसमें हमने देखा था नेचुरल सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन, आर्टिफिशियल सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन। उसके बाद हमने स्टडी किया था फाइलोजेनेटिक सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन। ठीक है, अब यहाँ पर इसके बाद हमें क्लासिफिकेशन के मॉडल्स स्टडी करने हैं, जो अलग अलग मॉडल्स प्रपोज किए गए क्लासिफिकेशन के लिए। ठीक है, टोटली वी हैव डिफरेंट मॉडल्स ऑफ क्लासिफिकेशन और हर एक मॉडल में ऑर्गेनिज्म को क्लासीफाई करने के लिए डिफरेंट बेसिस सिलेक्ट किए हैं। तो यहाँ पर हमें ये अलग अलग बेसिस सबसे पहले स्टडी करना है। ठीक है स्टूडेंट्स, तो यहाँ पर जो भी अलग अलग बेसिस है उनमें से जो सबसे पहला बेसिस है फॉर द क्लासिफिकेशन ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म, द फर्स्ट बेसिस इज सेल्यूलर कॉम्प्लेक्सिटी। ठीक है, सबसे पहले बेसिस क्या सिलेक्ट किया गया है? सेल्यूलर कॉम्प्लेक्सिटी। एंड डिपेंडिंग ऑन दिस बेसिस, नाउ वी नो दैट, इससे पहले शायद आपने भी कहीं पढ़ा होगा कि लिविंग ऑर्गेनिज्म को दो अलग अलग कैटेगरी में डिवाइड किया जाता है। कौन से है वो दो अलग अलग कैटेगरीज जहाँ पर ये सेल्यूलर कॉम्प्लेक्सिटी प्रेजेंट है? द फर्स्ट कैटेगरी इज कॉल्ड एज प्रोकैरियोटिक or prokaryotes, and second type of organism are called as eukaryotic or eukaryotes. ठीक है, डिपेंडिंग ऑन द सेल्यूलर कॉम्प्लेक्सिटी, एक सेल उस ऑर्गेनिज्म में और उस सेल की कॉम्प्लेक्सिटी। नाउ द प्रोकैरियोट्स, हियर द वर्ड प्रो, इट मीन्स प्रिमिटिव। प्रो का मीनिंग क्या होता है स्टूडेंट्स यहाँ पर? प्रिमिटिव। एंड कैरियोटिक, इट इज रिलेटेड विथ द न्यूक्लियस। एंड हियर द वर्ड यू, इट इज डेवलप्ड और इसे भी कहा जाता है इवॉल्व्ड। यहाँ पर यह डेवलप्ड है या इवॉल्व्ड है। और कैरियोटिक मीन्स न्यूक्लियस। सो जो मेन कैरेक्टर है सेल कॉम्प्लेक्सिटी लेवल पे यहाँ पर सिलेक्ट किए गए हैं प्रोकैरियोटिक एंड यूकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म, डिपेंडिंग अपॉन द टाइप ऑफ न्यूक्लियस प्रेजेंट इन द सेल्स ऑफ दिस ऑर्गेनिज्म। अब हम जानते हैं कि प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिजम्स आर जनरली सिंगल सेल्ड ऑर्गेनिज्म। ये ऑर्गेनिज्म जनरली कैसे होते हैं? सिंगल सेल्ड। बट यूकैरियोट्स आर मल्टी सेल्यूलर ऑर्गेनिज्म। यूकैरियोट्स कैसे होते हैं? मल्टी सेल्यूलर होते हैं। तो ये जो सेल है जहाँ सिर्फ एक सेल प्रेजेंट है प्रोकैरियोट में, एंड यूकैरियोट्स में मल्टीपल सेल प्रेजेंट है, इस सेल का जो स्ट्रक्चर है, ऑन द बेसिस ऑफ दैट स्ट्रक्चर, वेदर द स्ट्रक्चर ऑफ अ सेल इज प्रिमिटिव or we can call it as a simple type of structure। जैसे यहाँ पे दिखाई देता है हमें प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म के केस में यह स्ट्रक्चर कैसा है? प्रिमिटिव है या सिंपल है। यही अगर हम यूकैरियोट के सेल को स्टडी करें, सो हियर द स्ट्रक्चर ऑफ सेल इज एडवांस्ड या डेवलप्ड और इट इज कॉम्प्लेक्स। ठीक है, अब यहाँ मल्टीपल फैक्टर्स है जिनमें से प्रेजेंस ऑफ न्यूक्लियस, ये तो एक पहला फैक्टर हो गया, जहां प्रोकैरियोटिक न्यूक्लियस को कहा जाता है न्यूक्लियोइड, और यूकैरियोटिक में जो न्यूक्लियस है इट इज टर्म्ड एज न्यूक्लियस। यूकैरियोट का जो सेंटर है जहाँ जेनेटिक मटेरियल प्रेजेंट होता है। ठीक है, अब इसके साथ ही
we have subcellular organelles are generally absent. और अगर हम यूकैरियोटिक सेल को स्टडी करें तो वी फाइंड मल्टीपल टाइप ऑफ सब सेल्यूलर ऑर्गेनेल्स। यहां पर हमें क्या दिखाई देता है, मल्टीपल टाइप के सब सेल्यूलर ऑर्गेनेल्स दिखाई देते हैं, जैसे कि इनमें प्रेजेंट होगा माइटोकॉन्ड्रिया, यहाँ पर प्रेजेंट होगा क्लोरोप्लास्ट, ठीक है, गोल्जी कॉम्प्लेक्स, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। ये जो ऑर्गन हमें दिखाई देते हैं या ऑर्गेनेल्स दिखाई देते हैं एक सेल के अंदर, ये सिर्फ हमें प्रेजेंट दिखाई देते हैं यूकैरियोटिक सेल में। इन केस ऑफ प्रोकैरियोटिक सेल ऐसे कोई भी टाइप के सेल ऑर्गेनेल्स हमें वहाँ पर दिखाई नहीं देते हैं। यहाँ पे ये जो सब सेल्यूलर ऑर्गेनेल्स है यूकैरियोटिक सेल में, मोस्ट ऑफ द सब सेल्यूलर ऑर्गेनेल्स आर मेम्ब्रेन बाउंड सब सेल्यूलर ऑर्गेनेल्स। कैसा है ये, मेम्ब्रेन बाउंड, सराउंडेड बाय 1 और 2 मेम्ब्रेन्स। माइटोकॉन्ड्रिया हो गया, क्लोरोप्लास्ट है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, गोल्जी कॉम्प्लेक्स, इन सभी में इंक्लूडिंग न्यूक्लियस मेम्ब्रेन्स प्रेजेंट होते हैं, यूनिट मेम्ब्रेन। काफ़ी सारे सेल ऑर्गेनेल्स में 2 यूनिट मेम्ब्रेन है, जैसे माइटोकॉन्ड्रिया में इनर मेम्ब्रेन आउटर मेम्ब्रेन, क्लोरोप्लास्ट में इनर मेम्ब्रेन आउटर मेम्ब्रेन, और काफ़ी सारे ऐसे हैं जहाँ पर सिर्फ एक ही मेम्ब्रेन प्रेजेंट होता है, लाइसोसोम है, पेरोक्सिसोम है, बाउंडेड बाय अ सिंगल मेम्ब्रेन। ओके स्टूडेंट्स, सो ऑन दिस बेसिस, ये पहला बेसिस यूज किया गया। जैसे जैसे कैटेगरीज डेवलप होती गई, जैसे जैसे अलग अलग मोड्स आते गए क्लासिफिकेशन के, अलग अलग है, वहाँ पे सिस्टम्स अलग अलग है, स्टार्टिंग विथ द 2 किंगडम सिस्टम, फिर है 3 किंगडम सिस्टम, 4 किंगडम सिस्टम एंड 5 किंगडम। ऐसे टोटल 4 अलग अलग सिस्टम्स है क्लासिफिकेशन के, जिनके बारे में हमें यहाँ पर स्टडी करना है। लेकिन ये बनाते हुए टाइम टू टाइम जो अलग अलग फैक्टर कंसिडर किए गए, वो फैक्टर सबसे पहले हम स्टडी करेंगे। अब इसके बारे में अगर आपको डिटेल में जानना हो तो आई विल एडवाइस यू टू वॉच अवर फाउंडेशन 9th वीडियोज़, जो भी सीरीज़ वहाँ पर चल रही है स्ट्रक्चर ऑफ सेल के बारे में। वहाँ पे धीरे धीरे हर एक वीडियो लेक्चर में ये चीज़ें अच्छे तरीके से एक्सप्लेन की गई है, तो आप उसे भी इसके साथ देखिए, ताकि आपको कॉम्प्लेक्सिटी फिर वो सेल्यूलर लेवल पे हो या एट द लेवल ऑफ टिश्यू में हो, अच्छे तरह से समझ में आए। ठीक है, तो एट द सेल्यूलर लेवल the organisms are divided into 2 categories as prokaryotic organisms and second group is eukaryotic organisms that are prokaryotes and eukaryotes। ठीक है, इसे कहा गया है सेल्यूलर कॉम्प्लेक्सिटी। ये हो गया पहला बेसिस। अभी जैसे कि हमने डिस्कस किया है फर्स्ट बेसिस, दैट इज सेल्यूलर कॉम्प्लेक्सिटी एट द लेवल ऑफ सेल। अगला जो बेसिस है इट इज कॉल्ड एज बॉडी कॉम्प्लेक्सिटी। क्या कहते हैं इसे? बॉडी कॉम्प्लेक्सिटी। सो इट इज अ कॉम्प्लेक्सिटी कंसिडरिंग द स्ट्रक्चर ऑफ एंटायर ऑर्गेनिज्म। सेल्यूलर कॉम्प्लेक्सिटी में सिर्फ एक सेल को कंसिडर किया जाएगा, यहां पर बॉडी कॉम्प्लेक्सिटी में एंटायर बॉडी का जो स्ट्रक्चर है उस ऑर्गेनिज्म में, उसे कंसिडर किया जाएगा। ठीक है, और अगेन इस बॉडी कॉम्प्लेक्सिटी के बेसिस पर हमें 2 टाइप के ऑर्गेनिज्म मिलेंगे। पहले टाइप के द ऑर्गेनिजम्स विच आर यूनिसेल्यूलर। कैसे है ऑर्गेनिज्म? यूनिसेल्यूलर है। एंड सेकेंड द ग्रुप हैविंग मल्टी सेल्यूलर ऑर्गेनिज्म। दूसरे ग्रुप में क्या दिखाई देगा हमें? मल्टी सेल्यूलर ऑर्गेनिज्म प्रेजेंट है। अब यूनिसेल्यूलर ऑर्गेनिज्म में जो भी बॉडी स्ट्रक्चर है या जो प्रोकैरियोट्स है, इनमें एक एंटायर ऑर्गेनिज्म की बॉडी सिर्फ एक सेल से बनी हुई होती है, लेकिन मल्टी सेल्यूलर ऑर्गेनिज्म में बॉडी कॉम्प्लेक्सिटी प्रेजेंट है। हियर वी हैव अनदर कंसेप्ट ऑफ कॉम्प्लेक्सिटी
इन ऑर्गेनाइजेशन। क्या प्रेजेंट है यहाँ पर? कॉम्प्लेक्सिटी प्रेजेंट है ऑर्गेनाइजेशन में, और ये कॉम्प्लेक्सिटी एक लेवल से प्रेजेंट है, दैट इज फ्रॉम लोअर लेवल टू द हायर लेवल। इन केस ऑफ ऑल द टाइप ऑफ मल्टी सेल्यूलर ऑर्गेनिज्म हमें ये फैक्टर दिखाई देगा। हमारे पास लोअर ऑर्गेनिजम्स भी रहेंगे। अगर हम प्लांट को कंसिडर करते हैं तो काफ़ी सारे प्लांट लोअर कैटेगरी में आते हैं, काफ़ी सारे प्लांट हायर कैटेगरी में आते हैं। उसी तरह इन केस ऑफ एनिमल, मल्टीपल एनिमल्स आर इंक्लूडेड इन लोअर कैटेगरीज वाइल सेवरल एनिमल्स आर इंक्लूडेड इन हायर कैटेगरीज। तो ये कलेक्टिव किस चीज़ पर बेसिस है? कॉम्प्लेक्सिटी इन केस ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। ऑर्गेनाइजेशन कई तरह से कॉम्प्लेक्स है, ऑर्गेनाइजेशन तो है, लेकिन यहाँ पर अगर हम यूनिसेल्युलर की बात करें तो यहाँ पे किसी भी टाइप का ऑर्गेनाइजेशन प्रेजेंट नहीं है, क्योंकि ऑर्गेनाइजेशन के लिए मल्टीपल सेल्स लगेंगे, जो कि एक सिस्टम ऑफ ऑर्गेनाइजेशन हमें पता है, सेल टू टिश्यू, टिश्यू टू ऑर्गन, ऑर्गन टू ऑर्गन सिस्टम एंड ऑर्गन सिस्टम टू ऑर्गेनिज्म। अब यहाँ पे द एंटायर सिस्टम एक ही लेवल पे आके स्टॉप हो जाती है, एक सिंगल सेल पे। यहाँ पे टिश्यू है ही नहीं। लेकिन यहाँ पर अगर हम देखें मल्टी सेल्यूलर में, तो यहाँ हमें प्रेजेंस ऑफ टिश्यू दिखाई देता है मल्टीपल सेल्स द्वारा। और धीरे धीरे जैसे जैसे हम लोअर ऑर्गेनिज्म से हायर ऑर्गेनिज्म की तरफ जाते हैं क्लासिफिकेशन में, तो ये जो भी टिश्यू का ऑर्गेनाइजेशन है, ये टिश्यू का ऑर्गेनाइजेशन डेवलप होके ऑर्गन बनाता है, ऑर्गन सिस्टम्स बनाता है, और ये ऑर्गन सिस्टम भी मॉडिफाइड और एडवांस होते जाते हैं, इवॉल्व होते जाते हैं। तो यहाँ पर हमें ये सेकंड पर्टिकुलर कैटेगरी दिखाई देगी। आपने देखा होगा ड्यूरिंग यूर स्टडीज अप टू 10th आपने काफ़ी सारे टर्म्स देखे होंगे, लाइक इन केस ऑफ प्लांट आपको पता है प्लांट में अलग अलग टाइप है, एल्गी, ब्रायोफाइटा, टेरिडोफाइटा, जिम्नोस्पर्म एंड एंजियोस्पर्म। अगर इन्हें देखा जाए तो एल्गी, ब्रायोफाइट्स एंड टेरिडोफाइट्स ये होते हैं लोअर, क्योंकि इनमें लोअर टाइप के ऑर्गेनाइजेशन प्रेजेंट है, चाहे मल्टी सेल्यूलर है लेकिन ऑर्गेनाइजेशन लोअर है। जिम्नोस्पर्म एंड एंजियोस्पर्म्स आर हायर, क्योंकि यहाँ वेल डिफाइंड एंड वेल ऑर्गेनाइज्ड टिश्यू सिस्टम और ऑर्गन सिस्टम दिखाई देती है। ऐसे ही काफ़ी सारे कैटेगरीज हमें एनिमल किंगडम में भी दिखाई देती है, एनिमल्स में भी ये पाए जाते हैं। सो जो सेकंड इंपॉर्टेंट कैरेक्टर यहाँ पे सिलेक्ट किया गया है, बेसिस सिलेक्ट किया गया है क्लासिफिकेशन परफॉर्म करने के लिए, ये है बॉडी कॉम्प्लेक्सिटी। ठीक है स्टूडेंट्स, अब देखेंगे हम थर्ड बेसिस विच इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट वन। तीसरा बेसिस काफी इंपॉर्टेंट है, इट इज मोड ऑफ न्यूट्रिशन। कौन सा है ये बेसिस? मोड ऑफ न्यूट्रिशन। Now this mode of nutrition is the method by which living organism obtain food material or the source of energy। किस मेथड से ऑब्टेन किया जाता है? और you know that all the living organism present आर कैटेगराइज्ड इनटू डिफरेंट टाइप, जहाँ पे सबसे कॉमन टाइप क्या है मोड ऑफ न्यूट्रिशन में? सबसे मेजर टाइप ऑटोट्रॉपिक ऑर्गेनिज्म कॉल्ड एज ऑटोट्रॉप्स। हम जानते हैं फॉर एग्जांपल प्लांट्स ऑटोट्रॉप्स है, ब्लू ग्रीन अलगी या फिर साइनोबैक्टीरिया जिसे कहा जाता है, ये साइनोबैक्टीरिया भी ऑटोट्रॉपिक है, मीन्स they can synthesize their own food material or they can synthesize their own source of energy। पता है, by performing a particular process of photosynthesis, पढ़ा होगा आपने लाइफ प्रोसेसेस में। कौन सी प्रोसेस परफॉर्म करते हैं? प्रोसेस ऑफ photosynthesis by converting light energy into a biochemical energy that is glucose। अब ये पहली कैटेगरी होगी लिविंग ऑर्गेनिज्म की, ऑटोट्रॉपिक। सेकेंड कैटेगरी ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म
which depend on autotrophs are called as heterotrophs. जो ऑटोट्रॉप्स पे डिपेंड है, जो खुद का सोर्स ऑफ एनर्जी नहीं बना सकते, उसके लिए, एनर्जी के लिए या फूड मटेरियल के लिए इस कैटेगरी के लिविंग ऑर्गेनिज्म डिपेंड किन पर होंगे? ऑटोट्रॉप्स पर डिपेंड होंगे, तो उन्हें कहा जाता है हेटेरोट्रॉप्स. फॉर एग्जाम्पल ऑल द एनिमल्स, जितने भी एनिमल प्रेजेंट है ये सभी क्या है? हेटेरोट्रॉप है. ओके, मल्टीपल, उसके बाद काफी सारे प्रोटिस्ट है विच आर हेटेरोट्रॉपिक, और बैक्टीरिया भी इनमें आते हैं. बैक्टीरिया और ऑल्सो हेटेरोट्रॉपिक. कुछ टाइप के बैक्टीरिया एबल है, उनके पास वो पर्टिकुलर कैरेक्टर प्रेजेंट है, फोटोसिंथेसिस परफॉर्म कर सकते हैं, लेकिन मेजॉरिटी ऑफ द बैक्टीरिया कैन नॉट परफॉर्म फोटोसिंथेसिस एंड हेंस दे आर हेटेरोट्रॉपिक. प्रोटिस्ट भी है यहाँ पर. एंड थर्ड कैटेगरी, द इंटरेस्टिंग कैटेगरी, दिस पर्टिकुलर कैटेगरी इज कॉल्ड एज सैप्रोफाइट्स. अब एक नया टर्म आ गया, क्या कहते हैं इसे? सैप्रोफाइट्स. द ऑर्गेनिजम्स विच आर डिपेंडिंग ऑन डेड एंड डिकेइंग ऑर्गेनिक मैटर. जो ऑर्गेनिज्म डेड और डिकेइंग ऑर्गेनिक मैटर पर डिपेंड है टू ऑब्टेन देयर फूड और टू ऑब्टेन देयर सोर्स ऑफ एनर्जी, इस पर्टिकुलर कैटेगरी को कहा जाता है सैप्रोफाइट. ऑटोट्रॉप्स कैन सिंथेसाइज देयर ओन फूड मटेरियल. हेटेरोट्रॉप डिपेंड ऑन ऑटोट्रॉप. थर्ड कैटेगरी saprophytes which are dependent on dead and decaying organic matter. And a specific category of living organism, fungi, belongs to saprophytic group. All the living organism containing photosynthetic pigment which are of different type, अलग अलग टाइप के फोटोसिंथेटिक पिगमेंट है, वाइडली डिस्ट्रीब्यूटेड है, और ये सभी फोटोसिंथेटिक पिगमेंट यूज किए जाते हैं फॉर द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस. जिनमें भी ये प्रेजेंट है, चाहे प्लांट हो या चाहे बैक्टीरिया हो, उन्हें कैटेगराइज किया जाएगा ऑटोट्रॉप्स. जो ऑटोट्रॉप्स पे डिपेंड है उन्हें कहा जाएगा हेटेरोट्रॉप्स. एंड नाउ हियर द सैप्रोफाइट्स विच आर डिपेंडेंट ऑन डेड ऑर्गेनिक मैटर. फिर चाहे वो डेड ऑर्गेनिक मैटर ऑटोट्रॉप का हो या हेटेरोट्रॉप का हो, चाहे वो प्लांट हो या चाहे एनिमल हो, उस डेड और डिकेइंग ऑर्गेनिक मैटर में से बाय परफॉर्मिंग वेरियस एक्स्ट्रा सेल्यूलर डाइजेस्टिव प्रोसेसेस, काफ़ी सारे प्रोसेस परफॉर्म करने पड़ते हैं वहाँ पर, इस पर्टिकुलर कैटेगरी के ऑर्गेनिज्म को कहा जाता है फंजाई. क्या कहते हैं इसे? जनरली फंजाई कहते हैं. सो इट इज द थर्ड इम्पॉर्टेंट मोड और थर्ड इम्पॉर्टेंट बेसिस विच इज कंसिडर्ड बाय साइंटिस्ट टू कैटेगराइज ऑल दीज ऑर्गेनिजम्स. ओके, अब इसी के बेसिस पे फोर्थ आता है. ठीक है, द फोर्थ इज ऑल्सो बेस्ड ऑन द मोड ऑफ न्यूट्रिशन, द इकोलॉजिकल रोल प्लेड बाय दिस ऑर्गेनिज्म. अगर हम इकोसिस्टम को कंसिडर करें तो इनमें से हर कैटेगरी के ऑर्गेनिज्म का कोई ना कोई एक इकोलॉजिकल रोल होता है. लाइक द इकोलॉजिकल रोल ऑफ ऑटोट्रॉप, अगर इसे देखा जाए तो दे आर कंसिडर्ड एज प्रोड्यूसर्स. क्या कहते हैं इसे? प्रोड्यूसर्स कहते हैं, क्योंकि यहाँ पर बायोमास का प्रोडक्शन होता है. ठीक है. हेटेरोट्रॉप्स कंज्यूमर्स, ये कंज्यूमर्स होते हैं. क्या करते हैं ये? जो भी प्रोड्यूस्ड बायोमास है ऑटोट्रॉप द्वारा, इस पर्टिकुलर बायोमास को कंज्यूम करने का फंक्शन कैरी आउट करते हैं. इसीलिए हेटेरोट्रॉप्स को कहा जाता है कंज्यूमर्स. और ये जो सैप्रोफाइट्स है इन्हें कहा जाता है डिकम्पोजर. इकोलॉजिकल रोल. ठीक है, ये फोर्थ कैरेक्टर हो गया यहाँ पे, इकोलॉजिकल रोल ऑफ
ऑर्गेनिज्म, जो भी लिविंग ऑर्गेनिज्म जिन्हें हम क्लासिफाई कर रहे हैं, इनका इकोलॉजिकल रोल क्या है। ठीक है, अगर हम मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म की बात करें, मेजॉरिटीली यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म में तो ये काफ़ी लिमिटेशन में प्रेजेंट होता है उनका इकोलॉजिकल रोल। ये बस हमें देखना है मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म के लिए। तो इन केस ऑफ मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म, ऑटोट्रॉप्स आर प्रोड्यूसर्स इकोलॉजिकली, हेटेरोट्रॉप्स आर कंज्यूमर्स and saprophytes are decomposers. So these are the four fundamental concepts on which the different type of classification systems are based. इसके साथ काफ़ी सारे माइनर कैरेक्टर भी प्रेजेंट है। ठीक है, लाइक जैसे कि हमने पहले ही देखा था सेल्यूलर कॉम्प्लेक्सिटी, और सेल्यूलर कॉम्प्लेक्सिटी में अलग अलग फैक्टर्स जो है, लाइक वहाँ पे सेल वॉल प्रेजेंट है या सेल वॉल प्रेजेंट नहीं है, वहाँ पे न्यूक्लियस किस टाइप का है, सब सेल्यूलर ऑर्गेनेल्स है कि नहीं, इस टाइप के जो भी कैरेक्टर है, इन सभी कैरेक्टर्स को वहाँ पे कंसिडर किया जाता है। कुछ मेन प्रॉपर्टीज़ है, लाइक द प्रॉपर्टी ऑफ लोकोमोशन, इसी प्रॉपर्टी पे बेस्ड है प्लांट और एनिमल जो एक दूसरे के साथ डिवाइड किए जाते हैं, अलग अलग कैटेगरी में प्लेस किए जाते हैं, अ कैरेक्टर ऑफ लोकोमोशन। सो ऐसे काफ़ी सारे बेसिस है, लेकिन इन सब बेसिस में ये चार बेसिस एकदम फंडामेंटल है एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। ठीक है, इसके साथ एक पांचवा बेसिस भी है, फिफ्थ बेसिस, जिसे कहते हैं मोड ऑफ रिप्रोडक्शन। रिप्रोडक्शन किस मेथड से होगा? And as we know, there are two type of reproduction modes, as sexual and asexual। दो अलग अलग टाइप के मोड होते हैं। जो लोअर ऑर्गेनिज्म है इनमें असेक्सुअल मोड से रिप्रोडक्शन होता है, जो भी हायर ऑर्गेनिज्म है इनमें सेक्सुअल मोड से रिप्रोडक्शन होता है। हाँ, कुछ हायर ऑर्गेनिज्म है जहाँ पर ये दोनों टाइप के दिखाई देते हैं या इनमें से एक ही दिखाई देता है। मेजॉरिटीली ये हमें प्लांट के केस में दिखाई देगा। सर्टन टाइप ऑफ हायर प्लांट रिप्रोड्यूसेस बाय असेक्सुअल मेथड एज वेल एज सेक्सुअल मेथड। इन केस ऑफ एनिमल जनरली हमें ये सेक्सुअल मेथड ही दिखाई देता है, और बाकी जो है एकदम लोअर कैटेगरी में वहाँ पे तो बस असेक्सुअल मेथड ही प्रेजेंट रहेगा एज अ मोड ऑफ रिप्रोडक्शन। ठीक है, जो यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिज्म है या जो प्रोकैरियोट्स है, इन प्रोकैरियोट्स में रिप्रोडक्शन बस असेक्सुअल मेथड से होता है। सेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन ये हमें प्राइमरली दिखाई देता है मल्टी सेल्युलर ऑर्गेनिजम्स में। ठीक है स्टूडेंट्स, so students, now we have to deal with the initial two type of classification systems given by two different type of scientists. Now first system of classification, or the first attempt of classification was made by a Greek philosopher Aristotle। जो सबसे पहले लिविंग ऑर्गेनिज्म का क्लासिफिकेशन किया गया ऑन द बेसिस ऑफ सम साइंटिफिक क्राइटेरिया, वो किया था एरिस्टोटल ने। ठीक है, एंड एरिस्टोटल जनरली क्लासिफाइड ऑल द लिविंग ऑर्गेनिज्म इनटू टू कैटेगरीज। जितने भी ऑर्गेनिजम्स प्रेजेंट है उन सभी ऑर्गेनिजम्स को एरिस्टोटल ने इन जनरल टू डिफरेंट टाइप ऑफ कैटेगरी में डिवाइड कर दिया था या क्लासिफाई कर दिया था। जहाँ पर सबसे पहले जो लिविंग ऑर्गेनिजम्स है ही क्लासिफाई देम एज प्लांट्स, एंड सेकेंड टाइप एज एनिमल्स। ओके, because at the time of Aristotle microbes were still unknown to humans। जिस वक्त एरिस्टोटल ने ये क्लासिफिकेशन किया था उस वक्त तक माइक्रो ऑर्गेनिज्म की डिस्कवरी नहीं हुई थी। जो भी माइक्रोस्कोपिक ऑर्गेनिज्म है, बैक्टीरिया है, साइनोबैक्टीरिया है, फंजाई है, इन में से किसी की भी डिस्कवरी नहीं हुई थी। इसीलिए जो भी लिविंग ऑर्गेनिज्म उस समय प्रेजेंट थे या डिटेक्टेबल थे, उन सभी लिविंग ऑर्गेनिज्म को एरिस्टोटल ने सिर्फ दो कैटेगरी में डायरेक्टली क्लासिफाई कर दिया। पहले उन्होंने बनाई
plant category, second category was animal category. And काफ़ी simple principle इन्होंने use किया. In case of plant, Aristotle again divide plant into 3 different type of categories. ठीक है, as herbs, then shrubs and lastly trees. ठीक है, अब ये जो है क्लासिफिकेशन ऑफ प्लांट्स इनटू दिस 3 डिफरेंट ग्रुप, हर्ब्स, श्रब्स एंड ट्रीज, इसके लिए इन्होंने यूज किया एक अनदर पैटर्न दैट इज अ टाइप ऑफ स्टेम. ये जो भी प्लांट है, इन प्लांट्स में जो स्टेम होता है ये किस तरह का प्रेजेंट है. सो इन केस ऑफ हर्ब्स वी जनरली फाइंड सॉफ्ट एंड हर्बेशियस टाइप ऑफ स्टेम, काफी सॉफ्ट स्टेम होता है इनका. इन केस ऑफ श्रब्स वी स्टिल हैव सम वुडी श्रब्स, एंड इन केस ऑफ ट्रीज ऑल्सो द स्टेम इज वुडी. फर्क सिर्फ इतना है कि श्रब्स में जो भी वुडी स्टेम है इट इज a weak type of woody stem, and in case of trees it is a single strong woody stem. So एकदम सिंपल क्राइटेरिया यहाँ पर यूज किया एरिस्टोटल ने प्लांट को क्लासिफाई करने के लिए. उसी तरह से जो भी एनिमल्स है, इन सभी एनिमल्स को एरिस्टोटल ने 3 अलग अलग कैटेगरीज में क्लासिफाई किया है. And these 3 different categories based on the habitat of animal. Habitat means the place where organism lives. जहाँ पर वो प्रेजेंट है जनरली, उस प्लेस को कहा जाता है हैबिटेट. एंड वी नो दैट डिपेंडिंग ऑन द हैबिटेट एनिमल्स ऑफ 3 टाइप. सबसे पहले आते हैं हमारे लैंड ड्वेलर्स, द एनिमल्स विच लिव्स ऑन लैंड. उसके बाद हमारे आएंगे एयर, या फिर इसे ही कहा जाएगा ट्री ड्वेलर. ठीक है, एंड लास्टली वाटर ड्वेलर्स. Okay, so this simple type of category or the basis was used by Aristotle to classify the plants and animals into different categories. The plants were classified as herbs, shrubs and trees depending on the type of their stem, and animals were classified as land dwellers, air dwellers or tree dwellers and water dwellers. He also classify animals into 2 different types depending upon their blood. These 2 types are Inaima and Anaima. Okay, depending on the color of their blood, the Inaima, animals with red color blood, and Anaima having any other type of blood color. जैसे हम जानते हैं कि इंसेक्ट में ब्लड नहीं होता है, ब्लड नहीं होता है यानी वहाँ पर एक पर्टिकुलर रेड पिगमेंटेशन ब्लड में प्रेजेंट नहीं होता है. एंड दिस रेड पिगमेंटेशन इज ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ रेड ब्लड सेल्स. किस वजह से होता है ये, जिसे हम कहते हैं आरबीसीज. ठीक है, तो यहाँ पर कुछ एनिमल ऐसे हैं जहाँ पर उनके ब्लड में ये आरबीसीज प्रेजेंट है, इसी वजह से उनका ब्लड हमें जनरली रेड इन कलर दिखाई देता है. और काफ़ी सारे एनिमल ऐसे हैं, मोस्ट कॉमनली द इंसेक्ट, जहाँ पर उनके ब्लड में ये रेड ब्लड सेल्स या आरबीसीज प्रेजेंट नहीं होती, इसलिए उनका ब्लड रेड कलर का हमें नहीं दिखाई देगा. मोस्ट ऑफ द टाइम इट अपीयर्स व्हाइटिश, ग्रीनिश और येलोविश इन कलर. सो इट इज मोस्ट कॉमन एंड सिंपल टाइप ऑफ क्लासिफिकेशन इनिशियली इंट्रोड्यूस्ड बाय Aristotle. Now we will
learn the first type of classification in modern science given for living organisms, and this classification was introduced by a scientist Carolus Linnaeus. And if you remember, we named this person as father of taxonomy. So Carolus Linnaeus in the year 1758 proposed the first type of scientific classification where he classified the living organism into two groups and he named these groups as kingdom. जो पहला सिस्टमेटिक अप्रोच, साइंटिफिक अप्रोच आया था लिविंग ऑर्गेनिज्म को क्लासिफाई करने के लिए, ये पहला सिस्टमेटिक और साइंटिफिक अप्रोच हमें किसने दिया है? कैरोलस लिनस ने दिया है. इसे हम कहते हैं फादर ऑफ टैक्सोनॉमी. एंड ही क्लासिफाइड ऑल द लिविंग ऑर्गेनिजम्स इनटू टू किंगडम्स. इन्होंने एक पर्टिकुलर टैक्सोनॉमिक हिरार्ची बनाई है, जो भी हमने इंट्रोडक्टरी पार्ट में देखा था क्लासिफिकेशन और टैक्सोनॉमी के बारे में, और उसके अनुसार सभी लिविंग ऑर्गेनिज्म को अलग अलग कैटेगरी में इन्होंने क्लासिफाई किया. सो ही जनरली यूज्ड अ किंगडम सिस्टम. क्या यूज किया है इन्होंने? एक किंगडम सिस्टम यूज किया है बेस्ड ऑन टैक्सोनॉमिक हिरार्ची. इसे भी हमें स्टडी करना है. किस पर बेस्ड है ये? टैक्सोनॉमिक हिरार्ची पे बेस्ड है. एंड यहाँ पर कैरोलस लिनियस ने जो भी ऑर्गेनिजम्स प्रेजेंट है लिविंग कंडीशन में, इन सभी ऑर्गेनिजम्स के लिए टू फंडामेंटल किंगडम्स प्रपोज किए हैं. लाइक द फर्स्ट किंगडम प्रपोज्ड बाय लिनियस वाज किंगडम प्लांटी. पहला किंगडम कौन सा इन्होंने इंट्रोड्यूस किया है यहाँ पर? किंगडम प्लांटी. एंड सेकंड किंगडम किंगडम एनिमलिया. So Linnaeus introduced the kingdom system, taxonomic hierarchy for the classification of living organism into two different type of kingdom plantae and kingdom animalia. और यहाँ पे सिलेक्ट किए गए कुछ सर्टन कैरेक्टर जो इससे पहले हमने डिस्कस किए हैं. 4 से 5 अलग अलग कैरेक्टर हमने यहाँ पे देखे थे. सेल्युलर कॉम्प्लेक्सिटी, ऑर्गन कॉम्प्लेक्सिटी, मोड ऑफ न्यूट्रिशन, मोड ऑफ रिप्रोडक्शन, इकोलॉजिकल रोल. ऐसे जो भी कैरेक्टर है, इन कैरेक्टर को कंबाइन करने के बाद या इन्हें स्टडी करने के बाद लिनियस ने ये 2 किंगडम बनाए, किंगडम प्लांटी एंड किंगडम एनिमलिया. अब इन्होंने किंगडम प्लांटी में कौन से ऑर्गेनिज्म प्लेस किए हैं? द ऑर्गेनिज्म वी शो द प्रेजेंस ऑफ सेल वॉल. कौन से ऑर्गेनिज्म आए हैं यहाँ पर? द ऑर्गेनिज्म शोइंग द प्रेजेंस ऑफ cell wall. And kingdom animalia include the organism which do not contain cell wall. ठीक है. At the cellular level, that is the cellular complexity, जैसे हमने इससे पहले डिस्कस किया था कि काफ़ी सारे माइनर कंसेप्ट भी है, माइनर फैक्टर्स भी है जो कंसिडर किए गए, जहाँ पर एट द लेवल ऑफ सेल्यूलर कॉम्प्लेक्सिटी एक फैक्टर प्रेजेंस ऑफ सेल वॉल और द अब्सेंस ऑफ सेल वॉल. उस ऑर्गेनिज्म में सेल वॉल प्रेजेंट है या सेल वॉल अब्सेंट है. और हम जनरली जानते हैं कि प्लांट सेल में सेल वॉल प्रेजेंट है और एनिमल सेल में सेल वॉल अब्सेंट है. तो यहाँ पर मल्टीपल टाइप ऑफ ऑर्गेनिज्म वे आर क्लासिफाइड इनटू अ सिंगल किंगडम, दैट इज किंगडम प्लांटी. सो इट इंक्लूड्स मोस्ट कॉमनली all the type of plants, or along with plants it includes fungi, क्योंकि fungi में भी सेल वॉल प्रेजेंट होता है. it includes bacteria, बैक्टीरिया में भी सेल वॉल प्रेजेंट होता है. साइनोबैक्टीरिया अनदर कैटेगरी ऑफ बैक्टीरिया, यहाँ पर भी सेल वॉल है. मल्टीपल टाइप ऑफ यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिज्म लाइक प्रोटिस्ट. अब ये टर्म
उस वक्त नहीं आया था लिनियस के टाइम पे, ये बाद में आया था, लेकिन वहाँ पर जो भी यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिज्म है उन सभी को, जिनमें जिनमें सेल वॉल प्रेजेंट है, जहाँ जहाँ सेल वॉल प्रेजेंट है, वो सब ऑर्गेनिज्म लिनियस ने कौन सी कैटेगरी में प्लेस किया है इन्हें? ही प्लेस देम इन किंगडम प्लांटी। एंड नाउ इन केस ऑफ किंगडम एनिमैलिया, इस पर्टिकुलर किंगडम में क्या प्लेस किया जाएगा? हियर ही प्लेस्ड ऑल द एनिमल्स। किन्हें प्लेस किया गया है यहाँ पर? एनिमल्स को प्लेस किया गया है। ठीक है, एनिमल्स में फिर आते हैं इनवर्टिब्रेट, वी नो दैट एनिमल्स में भी टाइप है, इनवर्टिब्रेट से, वर्टिब्रेट से, invertebrate animal, vertebrate animal, then we have sponges. All these organisms were classified under kingdom Animalia by Carolus Linnaeus in the year 1758. ठीक है, अब ये जो लिनियस की सिस्टम है क्लासिफिकेशन की, इस सिस्टम में काफ़ी सारे ड्रॉबैक्स प्रेजेंट है। ये एकदम रफ और रूडिमेंटरी टाइप का क्लासिफिकेशन है, एकदम फंडामेंटल या बेसिक टाइप का क्लासिफिकेशन है, जहां पर बस एक ही पर्टिकुलर कैरेक्टर को सिलेक्ट किया गया, प्रेजेंस ऑफ सेल वॉल और अब्सेंस ऑफ सेल वॉल, और इसके साथ जो अदर कैटेगरीज हैं उन सभी को मिक्स करके ये क्लासिफिकेशन यहाँ पर तैयार किया गया। लेकिन यहाँ पे जो भी ऑर्गेनिज्म इन दोनों किंगडम में प्लेस किए गए, इन ऑर्गेनिज्म में काफ़ी सारी कॉन्ट्रोवर्सीज प्रेजेंट है अगर हम इनके सभी कैरेक्टर को स्टडी करें। लाइक द फंजाई आर सैप्रोफिटिक, अगर हम उनका मोड ऑफ न्यूट्रिशन देखें तो मोड ऑफ न्यूट्रिशन ऑफ फंजाई इज सैप्रोफिटिक एंड मोड ऑफ न्यूट्रिशन ऑफ प्लांट इज ऑटोट्रोपिक। इकोलॉजिकल रोल अगर देखें तो प्लांट, जैसे कि हमने इससे पहले देखा है, इकोलॉजिकली प्रोड्यूसर है और फंजाई डिकम्पोजर है। सही है, तो ये अलग अलग टाइप के कैरेक्टर्स है यहाँ पर। और बैक्टीरिया डिकम्पोजर है, ठीक है, साइनोबैक्टीरिया अगेन फोटोसिंथेटिक है। तो ऐसे जो भी कॉन्ट्राउंसीज है, काफी सारे कॉन्ट्राउंसीज है। अगेन द कॉन्ट्राउंसीज इंक्लूड द प्रोटिस्ट, क्योंकि इनके कैरेक्टर ना तो प्लांट से मैच करते हैं पूरी तरह से और ना ही एनिमल से मैच करते हैं पूरी तरह से। So due to these multiple controversies among the organism placed in both the kingdom, दोनों किंगडम में जो भी ऑर्गेनिज्म यहाँ पर प्लेस किए गए हैं और उनके जो भी कैरेक्टर है, इन कैरेक्टर से रिलेटेड जो भी कॉन्ट्रावर्सीज है, इसे कंसिडर करने के बाद it is found that the system given by Carolus Linnaeus is still insufficient to classify all the organisms scientifically into right categories. ये insufficient system है क्लासिफिकेशन की, क्योंकि यहाँ पर ऐसे ऑर्गेनिज्म एक साथ एक ही ग्रुप में प्लेस किए गए हैं जिनके सभी कैरेक्टर एक दूसरे के साथ एक्यूरेटली मैच नहीं करते हैं। जैसे प्लांट ऑटोट्रॉपिक है, फंजाई डिकम्पोजर है या नहीं? बैक्टीरिया हेटेरोट्रॉपिक भी है, ऑटोट्रॉपिक भी है, डिकम्पोजिशन भी करते हैं। ठीक है, प्रोटिस्ट में अगर कुछ प्रोटिस्ट का एग्जांपल देखा जाए, लाइक यूग्लिना। अब यूग्लिना में दोनों टाइप के कैरेक्टर प्रेजेंट है। यूग्लिना ऑटोट्रॉपिक कैरेक्टर भी शो करता है, हेटेरोट्रॉपिक कैरेक्टर भी शो करता है। ठीक है, अ टाइप ऑफ प्रोटिस्ट लाइक दीज स्पॉन्जेस। किंगडम एनिमैलिया में तो स्पेस्ड है, लेकिन स्पॉन्जेस आर नॉन मोटाइल। कैसे होते हैं ये? नॉन मोटाइल। एंड दिस कैरेक्टर मैचेस विथ द प्लांट। ये कैरेक्टर कहाँ मैच करता है? प्लांट के साथ मैच करता है। तो ऐसे काफी सारे ड्रॉबैक्स इस सिस्टम में प्रेजेंट है। अ टू किंगडम सिस्टम प्रपोज्ड बाय कैरोलस लिनियस। ठीक है, तो इसीलिए यहां पर एक और सिस्टम प्रपोज की गई जहां पर ये जो भी कंफ्यूजिंग एनिमल्स है, इन सभी कंफ्यूजिंग एनिमल्स को कलेक्टिवली एक नए किंगडम में प्लेस किया गया, जिसे कहते हैं हम किंगडम प्रोटिस्ट। ये अगला टाइप का क्लासिफिकेशन है
जहां पर एक नया किंगडम तैयार किया गया बाय द नेम किंगडम प्रोटिस्टा, और इसे कहते हैं 3 किंगडम सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन। कैरोलस लिनियस ने जो दी थी वो है 2 किंगडम सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन। आफ्टर कैरोलस लिनियस वी हैव 3 किंगडम सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन, जहां पे 2 किंगडम लिनियस ने जैसे बनाए थे वैसे ही है, किंगडम प्लांटी और किंगडम एनिमलिया। यहाँ पर एक नया किंगडम इंट्रोड्यूस किया है, किंगडम प्रोटिस्टा, जो कि मल्टीपल ऑर्गेनिज्म से, माइक्रोस्कोपिक ऑर्गेनिज्म से, जिनके कैरेक्टर प्लांट और एनिमल दोनों से मैच करते हैं या दोनों से काफ़ी डिस्टेंस में या काफ़ी लेवल तक अलग है, ऐसे सभी ऑर्गेनिज्म को इस किंगडम प्रोटिस्टा में प्लेस किया गया है। ठीक है स्टूडेंट, तो ये किंगडम प्रोटिस्टा, इसी के साथ ये 3 किंगडम सिस्टम और इसके आने वाला पार्ट 4 किंगडम सिस्टम एंड 5 किंगडम सिस्टम, इसे हम समझेंगे हमारे आने वाले वीडियो लेक्चर में। ठीक है स्टूडेंट्स।